पिछले कुछ वीडियोज में हमने गति के नियम के सब्जेक्टिव पार्ट को पूरा कवर कर लिया था। आज के वीडियो से हम गति के नियम के एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। एक बात और कि गति के नियम के सब्जेक्टिव पार्ट में हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस किया है जो कि रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आपके दिमाग में ऐसा कोई भी सवाल नहीं आना चाहिए कि इस चीज को छोड़ दिया गया या किसी दूसरी चीज को छोड़ दिया गया। इसके साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक सुझाव आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जैसे ही आपके स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे पहले खुद से सॉल्व करें। उसके बाद आपने सही बनाया है या नहीं बनाया है ये चेक करने के लिए ही वीडियो को फिर से प्ले करें और सॉल्यूशन देखें। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपने सब्जेक्टिव पार्ट को कितनी अच्छी तरह से समझा है। तो चलिए बिना दुनियादारी की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डायस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन है भार, द्रव्यमान, आकृति या चाल। गति के पहले नियम में हमने पढ़ा है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो उसकी वर्तमान स्थिति यानी कि उसके एक समान चाल या स्थिर अवस्था में परिवर्तन आता है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ स्थिर अवस्था ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ये चाल ऑप्शन में है, तो इस तरह से गति के पहले नियम के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरा नियम क्या कहता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तीसरा नियम सिंपली ये कहता है कि अगर आप किसी पिंड पर कुछ बल लगाते हैं, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो यह पिंड भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का ही बल लगाता है। तो आप इस तीनों ऑप्शन को अगर देखेंगे, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है, तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे ले जाता है। ये दूसरे नियम का उदाहरण है। इसे आप सब्जेक्टिव पार्ट में भली भांति समझ चुके हैं। अगला ऑप्शन है, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। इस चीज को गति के नियम में हमने नहीं पढ़ा है, इसे हम आगे घर्षण में पढ़ेंगे कि जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी क्यों हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है, जब एक बस अचानक चलने लगती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। यह न्यूटन के पहले गति के नियम का उदाहरण है और इसके अंदर भी अगर आप जाकर देखना चाहें तो यह जड़त्व का उदाहरण है, और इसके भी अंदर अगर आप जाकर देखना चाहें तो यह विराम जड़त्व का उदाहरण है। तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को देखें और उसमें से कोई भी ऑप्शन हो तो आप इसे सही सही सॉल्व कर पाए। चौथा ऑप्शन है हमारा रॉकेट लॉन्च करना, और यही न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण है। अभी हम यहाँ ये देख लेते हैं कि रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन के तीसरे गति का उदाहरण किस प्रकार है। मान लेते हैं कि यह एक रॉकेट है। रॉकेट के अंदर पीछे यहाँ गैसों का विस्फोट होता है और यहाँ से गैस को निकलने के लिए मात्र एक छोटा सा छेद होता है। अब जो गैस इसके अंदर यहाँ जमा हुआ है, इसे रॉकेट तेजी से बल लगाकर पीछे की ओर धक्का देता है, जिससे कि तेजी से यहाँ से गैस बाहर निकलते हैं। और न्यूटन के तीसरे गति के नियम के हिसाब से गैस भी बराबर परिमाण का बल इस रॉकेट पर लगाता है और रॉकेट ऊपर की ओर उड़ पाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन व्याख्यात करता है न्यूटन के गति विषयक तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो यह जड़त्व के नियम का उदाहरण है। अब हम इसे समझ लें अगर एक बार जल्दी से, तो मान लेते हैं कि यह एक ग्लास है जिस पर कि यहाँ एक कार्ड रखा हुआ है और इस पर ये 5 रुपए का सिक्का रखा है। जैसे ही हम यहाँ उंगली मारते हैं तो हम देखते हैं कि ये कार्ड गति में आ जाता है, लेकिन यह सिक्का अपने विराम जड़त्व के कारण विराम में ही रहना चाहता है, यानी अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। और इसी चक्कर में ये कार्ड यहाँ से सरक जाता है, लेकिन सिक्का यही स्थिर रह जाता है और कार्ड के हटते ही यह ग्लास में गिर जाता है। अगला क्वेश्चन है, 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से एक 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है। यदि गोली के मुख से निकलने की गति 90 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले या किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले ये लिख लें कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो आपका आधा काम हो जाता है। अगर यहाँ हम बंदूक के द्रव्यमान को मान लेते हैं mg यानी गन, तो ये है 120 किलोग्राम। उसी प्रकार अगर हम मान लें mb यानी बुलेट, तो ये है हमारा 0.04 किलोग्राम। आगे प्रारंभिक वेग यानी कि ug बराबर u
बी, यानी कि गोली और बंदूक दोनों का प्रारंभिक वेग चूंकि स्थिर था बंदूक और उसी के अंदर गोली भी स्थिर थी तो ये 0 होगा। अंतिम वेग अगर देखें तो यहाँ पे बी मेरे पास दिया हुआ है 90 मीटर प्रति सेकंड और जी ये हमें कैलकुलेट करना है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत अगर आपने ठीक ढंग से समझा है तो आपको पता होगा कि अगर बाहर से उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता है किसी पिंड पर तो उसका कुल संवेग संरक्षित रहता है। अब यहाँ इस बंदूक पर हम देखते हैं कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे गोली है और ये बंदूक की नली है तो इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया गया है, बारूद का विस्फोट अंदर ही हुआ है जिसकी वजह से कि गोली बाहर निकली है। तो यहाँ इसका कुल संवेग जो होगा वो संरक्षित होगा, यानी कि फायरिंग से पहले का जो संवेग है वो उसके बाद के संवेग के बराबर होगा। तो फायरिंग से पहले संवेग होगा mg ug ये बंदूक का प्लस mb ub ये गोली का, ये बराबर होगा mg vg जोड़ mb vb। ये फायरिंग के बाद का संवेग और ये पहले का संवेग ये दोनों बराबर होगा। बस यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अब चूंकि ug और ub दोनों 0 है तो समीकरण का एक हिस्सा पूरा 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर सबका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 120 और vg का मान हमें निकालना ही है, प्लस mv है 0.04 किलोग्राम और vb है 90 मीटर प्रति सेकंड। अब इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इस हिस्से को अगर बराबर के दूसरी तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 0.04 गुना 90, यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ आकर ये माइनस में हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 120 गुना vg। अब इसे हम अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा vg बराबर 0.04 गुना 90, ये माइनस में और ये 120 अगर इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ गुना में है, नीचे ये भाग में हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ 3 बार में कटेगा, 30 से ये 4 बार में कटेगा। इसे अगर यहाँ से काटे तो ये 1 बार में कट जाएगा और इसे अगर हम सॉल्व करके लिखें तो ये हो जाएगा 0.03 मीटर प्रति सेकंड और ये ऋणात्मक होगा। इसे अगर हम दूसरे ढंग से लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं -3 गुना 10 पर पावर 1 और 2 ये माइनस में मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन आपका चाहे जो भी हो, चाहे इस तरह से दिया हुआ हो या इस तरह से दिया हुआ हो, आप सही आंसर आसानी से टिक कर सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह यहाँ सिर्फ ये बता रहा है कि बंदूक का जो प्रतिघाती वेग होगा वो गोली के गति के विपरीत होगा। यहाँ माइनस नहीं दिया गया है, फिर भी आप इस चीज को समझ चुके हैं तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है। अब मान लेते हैं कि यह एक सेल यानी एक बॉम्ब है, इसका विस्फोट होता है तो चूंकि विस्फोट के लिए बाहर से कोई बल नहीं लगाया गया था और हम जानते हैं कि अगर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए तो कुल संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है। अब हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो संवेग की इकाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी द्रव्यमान की इकाई यानी कि किलोग्राम गुना वेग की इकाई जो कि है मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगर यही इसका विमा भी निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो आप सीधे सीधे द्रव्यमान की विमा लेंगे यानी कि m और गुना वेग की विमा यानी कि l t -1 और ये बराबर हो जाएगा m l t -1। तो उम्मीद करता हूं कि संवेग की विमा आपसे पूछा जाए या एसआई पद्धति में इसकी इकाई पूछी जाए, आप इसका आंसर सही ढंग से दे पाएंगे और जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। इसका आंसर होगा भारहीनता। हमने इस चीज को सब्जेक्टिव पार्ट में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि ये जबरदस्ती का एक लंबा टॉपिक हो जाता और रेलवे ने इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, इसीलिए हमने इस चीज को सब्जेक्टिव पार्ट में छोड़ दिया था। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर मुक्त रूप से गिर जाए तो इसमें भारहीनता की स्थिति होती है। अगर किसी पिंड का त्वरण ऊपर की तरफ हो तो इसका भार भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा यानी कि बढ़ जाएगा, और नीचे की तरफ कोई पिंड में त्वरण हो इस तरह का आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो बस इस 2 चीज को ध्यान में रखें। इसी से रेलवे ने सारे जो भी 3-4 क्वेश्चंस पूछे हैं इसी से पूछे हैं।
कि अगर मुक्त रूप से कोई पिंड गिर रहा हो तो स्थिति भारहीनता की होगी। अगर ऊपर की ओर त्वरित हो, एक समान चाल नहीं होनी चाहिए, ऊपर की ओर अगर त्वरण हो तो पिंड का भार भी ऊपर की तरफ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आपने दिमाग में सेट कर लिया होगा और इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। डाइस प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। न्यूटन के तीसरे गति के नियम के हिसाब से हमें ये समझ लिया है कि अगर हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो यह पिंड भी हमारे ऊपर उतने ही परिमाण का एक बल लगाता है, यानी कि बल कभी भी अकेला नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। न्यूटन के पहले गति के नियम में हमने जब जड़त्व को पढ़ा था तो वहां हमने एक चीज समझा था कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो उसकी वर्तमान अवस्था यानी कि स्थिर अवस्था या गतिज अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। हम जानते हैं कि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर mg। अब यहां देखते हैं कि W यानी भार हमारे पास दिया हुआ है 450 न्यूटन, m हमें निकालना है और g का अगर कोई भी मान आपके पास ना दिया गया हो तो आप इसे 9.8 ये लेंगे। तो m बराबर हो जाएगा अब हमारा 450 बटे 9.8 और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 45.9 किलोग्राम और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ऑब्जेक्ट का डाइस नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। इस क्वेश्चन का आंसर द्रव्यमान होगा, क्योंकि द्रव्यमान स्थान बदलने के साथ नहीं बदलता है। भार स्थान बदलने के साथ बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही हम स्थान बदलते हैं तो संभव है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाए और इस वजह से भार बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन होगा। यानी कि एक बल अगर आप इधर लगा रहे हैं और दूसरा बल इधर लग रहा है तो इस दोनों के बीच का कोण कितना होगा। इस चीज को बेसिक मैथमेटिक्स से आप समझते होंगे कि ये कोण जो बना है ये 180 डिग्री का है और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 800 किलोग्राम की एक कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगने के 5 सेकंड बाद यह कार रुकती है तो ब्रेक द्वारा लागू बल डाइस होगा। सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है। mc यानी कि कार का द्रव्यमान 800 किलोग्राम है। आगे हम ये माने कि कार का जो वेग है यानी प्रारंभिक वेग है वो uc है, तो ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और t दिया हुआ है यहाँ 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो इसके लिए हमें 90 को 5/18 से गुना करना होगा और ये हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग ये 0 है क्योंकि कार रुक जाती है। अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करें और त्वरण निकालें तो हम जानते हैं कि त्वरण यानी a बराबर होता है v माइनस u बटे t। v है हमारे पास 0, u है 25 मीटर प्रति सेकेंड और t है 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है वेग की जो दिशा है वह त्वरण के दिशा के उल्टी है। अब अगर हम बल निकालना चाहें तो हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma। m दिया हुआ है 800 किलोग्राम और a हो गया -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4000 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसी को हम न्यूटन कहते हैं। और यहाँ आगे माइनस का चिन्ह होगा और ये माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि बल की दिशा ये वेग के दिशा के अपोजिट है और इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। आप यहाँ देख लेंगे कि माइनस रहे तो माइनस के साथ मारेंगे, माइनस नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। वस्तु पर लगने वाला नेट बल क्या होगा। हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma। ये हो गया 2 किलोग्राम और त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इस दोनों को अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और इसी को हम न्यूटन कहते हैं और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न समवेग कितना होगा। हम जानते हैं कि समवेग इसे p से सूचित किया जाता है, ये बराबर होता है mv यानी द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान है 80 किलोग्राम
गुना वेग है 60 मीटर प्रति सेकेंड। इस दोनों को अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4800 केजी मीटर प्रति सेकेंड, या इसे लिख सकते हैं आप 4800 केजी मीटर प्रति सेकेंड। और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा। आप एक चीज देखेंगे कि बस इन्हीं 4-5 तरीके का जो न्यूमेरिकल है ये पूरे सेट में पूछा गया है, तो आप सिर्फ इन 4-5 तरीके के न्यूमेरिकल्स को ही प्रैक्टिस करें तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम देखें तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डायस के समानुपाती होता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम सीधा सीधा यहाँ पूछ लिया गया है कि संवेग में परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है, तो हम जानते हैं कि लागू बल के समानुपाती होता है, और ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 2000 किलोग्राम की ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या है। या सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। अगर हम माने कि ट्रक का द्रव्यमान mt है तो ये है 2000 किलोग्राम। कार का द्रव्यमान अगर हम माने mc तो ये हमें निकालना है। ट्रक का जो प्रारंभिक वेग है यानी कि ut ये है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और कार का जो प्रारंभिक वेग है uc ये 0 है क्योंकि कार विराम में थी, और हमें दिया गया है कि vt यानी अंतिम वेग ट्रक और कार ये दोनों का है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से हम अगर देखें तो हम जानते हैं कि टकराव के पहले का संवेग बराबर टकराव के बाद का संवेग होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी बल कार और ट्रक के इस सिस्टम पर, इस निकाय पर नहीं लगा है। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो यहां हो जाएगा mt ut जोड़ mc uc, यानी कि टक्कर के पहले का संवेग ये बराबर होगा mt vt जोड़ mc vc। इस तरफ अगर देखें तो mt है हमारे पास 2000 गुना ut है 10, और ये uc चूंकि 0 है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो mt है मेरे पास 2000 किलोग्राम, vt इसके लिए भी 8 है, और mc यहाँ ये हमें निकालना है, और vc इसके लिए 8 है। तो इस तरफ ये हो जाएगा 20,000, ये बराबर होगा 8 दूनी 16 पर 3 0 और प्लस 8 mc। अगर इसे हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस 16,000 और बराबर 8 mc। ये इधर हो जाएगा 4000 बराबर 8 mc, या mc बराबर हो जाएगा 4000 बटे 8 यानी कि 500 किलोग्राम। और इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। बल की इकाई न्यूटन है। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो ये चूंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम, त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस दोनों को अगर देखें तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम न्यूटन भी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है तो आप सही आंसर ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v हो उसका संवेग कितना होगा। संवेग बराबर हम जानते हैं कि होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान यहाँ है 1/2m, वेग है 2v, 2 से 2 क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, और m भी ये हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे आदमी को कितने बल से धकेला है। न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अगर आप किसी भी पिंड पर या किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर कोई बल लगाते हैं तो वह व्यक्ति भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम किसी को धक्का देते हैं तो इंसान गिर जाता है जबकि हम नहीं गिरते हैं, तो क्यों, ऐसा क्यों होता है जबकि बराबर ही बल लगा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मान लेते हैं अगर आप ये इस इंसान को धक्का देना है तो आपका जो बल लगाते हैं आप, तो ये थोड़ा तिरछा होकर लगाते हैं, और ये एंगल ही यहाँ फैक्टर है। हम इस चीज के गहराइयों में नहीं जाएंगे क्योंकि ये रेलवे के क्वेश्चन के स्कोप से बाहर है। तो आप सीधे सीधे मुद्दे की बात समझेंगे और आप आंसर टिक करेंगे 50 न्यूटन का। इस तरह के क्वेश्चंस भी रेलवे ने अक्सर अपने सेट में पूछा है। अगला क्वेश्चन है जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु का वेग
4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा। यहाँ हम देखते हैं m दिया हुआ है 8 किलोग्राम, t दिया हुआ है 2 सेकंड, u यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग यानी v दिया हुआ है 9 मीटर प्रति सेकंड और हमें बल निकालना है। सबसे पहले हम देखें तो त्वरण निकल जाएगा यहाँ पर v माइनस यू बाई टी यानी कि 9 माइनस 4 बटे 2 और ये निकल कर आएगा 5 बटे 2 यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और F यानी बल बराबर हम जानते हैं होता है m a और m दिया हुआ यहाँ 8, त्वरण का मान है 5 बटे 2। इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। हमने वीडियो में पहले इस चीज को डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस चीज को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप सब्जेक्टिव पार्ट में जाएं, वहां इस चीज को हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो यहाँ हम सीधे आंसर टिक करते हैं कि गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन है बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकंड समय लगते हैं। उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। बंदूक का द्रव्यमान m ये दिया हुआ है 12 ग्राम या इसे अगर लिखें आप तो लिख सकते हैं 12 गुना 10 पर पावर -3 किलोग्राम। t दिया हुआ है यहाँ 0.06 सेकंड या इसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 6 गुना 10 पर पावर -2 सेकंड। वेग यानी अंतिम वेग यहाँ दिया हुआ है 600 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग यानी u ये बराबर है 0 क्योंकि गोली पहले स्थिर अवस्था में थी। अब यहाँ हमें निकालना है कि आरोपित बल ये कितना होगा। सबसे पहले अगर हम त्वरण निकालें तो त्वरण बराबर हो जाता है हमारा v माइनस यू बटे टी। v दिया हुआ है यहाँ पर 600, u दिया हुआ है 0 और t दिया हुआ है 6 गुना 10 पर पावर -2 सेकंड और इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 606 गुना 10 पर पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये पावर 2 हो जाएगा। यहां से इसे अगर काटे तो ये हो जाएगा 100 और इस तरह से ये हो जाएगा 10 पर पावर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आप बल निकालना चाहे तो ये F बराबर हो जाएगा m दिया हुआ है 12 गुना 10 पर पावर -3 और त्वरण दिया हुआ है 10 पर पावर 4। इसे अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 12 गुना 10 यानी कि 120 न्यूटन। हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो संभव है कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो या फिर आप इस कैलकुलेशन को भी एक बार चेक कर लें, लेकिन प्रोसेस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही होगा। तो हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है संवेग में डैश होता है। तो हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान और वेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी सदिश राशि को किसी अदिश राशि से गुना करते हैं तो प्राप्त जो राशि होती है वो हमेशा सदिश होती है। तो इससे ये क्लियर है कि संवेग एक सदिश राशि है और चूंकि संवेग एक सदिश राशि है तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे और ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर होता है बल। हमने दूसरे तरीके से इसे समझा था कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो हम इसे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही आंसर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। 25 से आगे के क्वेश्चंस को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो एक नया वीडियो लेक्चर भी बनाकर आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें इनसे फायदा मिल सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।